नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग से। जैसे केदारनाथ से अब आगे बढ़ते हैं तो रुद्रप्रयाग ये एक धार्मिक स्थल है जहां पर हम पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड की जो सुंदरता है ये भी आपको दिखाएंगे, धार्मिक स्थल पर भी आपको ले चलेंगे और यहां पर रुद्रप्रयाग में जहां पर संगम है वहां पर भी आपको ले चलेंगे। गलियों में घूमेंगे, सड़कों पर जाएंगे और साथ ही जो रेल मार्ग यहां तैयार हो रहा है वो भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, बाकी सारे काम जो काम होने थे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके जो है उत्तराखंड में दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है। जो रेल यात्रा देहरादून पहुंचते पहुंचते उत्तराखंड जहां से शुरू होता है वहां खत्म हो जाती थी, वो आज पहाड़ चढ़ने की तैयारी है। मान्यता कहती है कि जिस जगह भगवान शिव ने महर्षि नारद को रुद्र रूप में दर्शन दिए, जहां हिंदू मान्यताओं के मुताबिक नारद मुनि को भगवान रुद्र ने वरदान दिया, जहां मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम साकार हुआ, क्या उस रुद्रप्रयाग में इस बार का चुनाव भी गर्म होगा और मुद्दा धर्म होगा? यही समझने के लिए हम निकल पड़े केदार टू काशी, जिसका एक पड़ाव रुद्रप्रयाग भी है। नीचे कल कल बहती अलकनंदा और मंदाकिनी और ऊपर पहाड़ों का बसेरा। रुद्रप्रयाग में आस्था हर तरफ हिलोरे मारती है। मान्यता कहती है कि यहाँ डुबकी लगाने पर पाप धुल जाते हैं। पहले रुद्रप्रयाग 3 जिलों चमोली, पौड़ी और टिहरी का हिस्सा था। 16 सितंबर 1997 में इसे एक अलग जिले के रूप में घोषित किया गया। रुद्रप्रयाग जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। इस बार किस उम्मीदवार को बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, कैसा होगा रुद्रप्रयाग का सियासी तापमान, ये जानने के लिए हम बीजेपी की सियासी रैली में पहुंचे। विधायक साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। हमारा जो कार्यक्रम है वो है केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा। ये जो संगम है, ये संगम कहते हैं वैसे होना तो नहीं चाहिए राजनीति में, लेकिन होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है आपकी पार्टी की तरफ से। देखिए, मैं आपके सवाल को समझ पा रहा हूं, जो आप बात कर रहे हैं धर्म की, तो मैं तो नहीं समझता हूं कि अधार्मिक लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में जो भी लोग हों वो अच्छे लोग हों, धार्मिक लोग हों, तो मैं समझता हूं कि राजनीति भी बेहतर होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग धार्मिक हैं, इसमें कुछ भी छुपाने जैसा मुझे लगता नहीं है। सत्ता की कुर्सी तक विकास के रास्ते से पहुंचेंगे, लेकिन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए हम अपने धर्म को कतई नहीं छोड़ेंगे। विकास किया है। क्या क्या विकास हुआ है? हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, बाकी सारे काम जो काम होने थे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके जो है उत्तराखंड में दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है और हमें मातृशक्ति को इस पार्टी में बहुत मान सम्मान मिलता है और मिलता रहेगा। और जो कांग्रेस के केदारनाथ के मनोज रावत विधायक हैं, उन्होंने पूरे 5 साल अपनी विधायक निधि नहीं बांटी और अब चुनाव के दिनों में वो लोगों के गाँव में जा रहे हैं। ठीक है, जरा कार्यकर्ताओं से पूछ लेते हैं कितने तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? क्या अब की बार 60 पार, अब की बार 60 पार, अब की बार 60 पार। भारतीय जनता पार्टी। 2017 के चुनाव में केदारनाथ से कांग्रेस के मनोज रावत और रुद्रप्रयाग से बीजेपी के भरत सिंह ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी 60 के पार का नारा दे रही है, लेकिन कांग्रेस खेमे में क्या हलचल है, हम जानने के लिए पहुंचे। चुनावी तीर्थ यात्रा में रुद्रप्रयाग में अब हम जहां पहुंचे हैं, यहां पर कांग्रेस की सभा चल रही है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां बैठे हुए हैं। जैसा कि बीजेपी की सभा में भी हम गए थे, वहां पर भी हमने सबसे बात की थी और जोरदार ताली एक बार अगर आप लोग अपने लिए ही बजा दे तो ये बहुत अच्छा होगा। मेरा जो शो है सर वो यही है कि केदार से काशी चुनावी तीर्थ यात्रा, तो ये राजनीति और
धर्म का जो संगम है, और क्योंकि ये संगम नगरी भी है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस हमेशा धर्म से ऊपर उठकर अपनी बात करती है, और दूसरे दल जिसमें भाजपा मुख्य तौर पर जब भी चुनाव आता है तो राम की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे, गंगोत्री की बात करेंगे, यमुनोत्री की बात करेंगे, केदारनाथ की बात करेंगे, बद्रीनाथ महाराज की बात करेंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमेशा कांग्रेस ने गरीब लोगों का साथ देकर, हरिजन का साथ देकर, किसान का साथ देकर, मजदूर का साथ देकर हमेशा उनके विकास के ऊपर बात की है और काम किया है, काम करेंगे, इस नारे के साथ लोगों के बीच में कांग्रेस हमेशा जाती है। हमारा कभी भी ये मुद्दा नहीं हुआ कि जातिवाद के ऊपर हमने बात की, धर्म के ऊपर बात की। हमेशा सबको साथ लेकर कांग्रेस जो है हर जगह विकास करना चाहती है। और गांव-गांव में आप देखें, जिन लोगों के पास मकान नहीं थे उनको महात्मा गांधी के नाम से, आवास योजना के नाम से, राजीव गांधी आवास योजना के नाम से बेघर लोगों को घर दिलाए। मनरेगा के नाम से हमारे आदरणीय यूपीए की अध्यक्षा उसमें रही सोनिया गांधी जी ने गांव-गांव में जो लोग गरीब थे उनके लिए अपना रोजगार गारंटी के तहत लोगों को रोजगार भी दिया। हमारा भी उत्तराखंड में यही नारा है कि लड़की है लड़ सकते हैं, क्योंकि लड़कियां कमजोर नहीं हैं। लोग सोचते हैं लड़कियां कमजोर हैं, लेकिन लड़कियां कमजोर नहीं हैं, लड़ सकते हैं चाहे कहीं भी किसी क्षेत्र में। और आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में महिलाओं के बलबूते पर आज उत्तराखंड खड़ा है। मेरे कहना है, जब तक इस देश में जाति, धर्म, संप्रदाय की राजनीति होगी तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सटीक बात बोलने जा रहा हूँ। निष्पक्ष रूप से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए जो तन मन से काम कर रहे हैं और विगत कितने सालों से काम कर रहे हैं। यदि आपकी पार्टी के प्रति निष्ठा है तो कांग्रेस पार्टी कभी ये भेदभाव नहीं रखती है, उसमें कभी ये ब्राह्मण, ठाकुर और हरिजन का मामला नहीं उठता है। हम धर्म के नाम की बात कर रहे हैं। आप लोग धर्म सबका है, सब धर्म की इज्जत करते हैं। क्या श्री राम बोलने से श्री राम उनका हो सकता है? धार्मिक ग्रंथों की माने तो रुद्रप्रयाग संगम स्थित नारद शिला में महर्षि नारद ने संगीत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। महर्षि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रुद्र रूप में दर्शन देकर उन्हें संगीत का ज्ञान दिया था। इस स्थान पर नारद जी ने कई हजार वर्षों तक तपस्या करी थी भगवान रुद्रनाथ जी की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें महति नाम की वीणा प्रदान करी। अच्छा। जिस महति नाम की वीणा पर नारद जी आज भी श्रीमन नारायण का निरंतर संकीर्तन करते हैं। और इसी स्थान पर भगवान रुद्रनाथ जी ने नारद जी को संगीत, राग रागनियाँ, मालकुस इत्यादि का जो है कि ज्ञान प्रदान करवाया था। और आज जो संगीत पूर्ण जो विश्व में व्याप्त है और सबको जो शुद्ध कर रहा है। और ये जो शिला है जिसके बारे में व्यास जी बता रहे हैं, यहाँ पर लोग आकर स्नान करते हैं। और इस स्नान का क्या महत्व है, खासतौर से संगम पर स्नान का क्या महत्व है, ये भी ज़रा बताइए। जी, इस स्थान का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ पे स्नान करने से कोटि जन्मों के जितने भी पाप हैं, संताप हैं, रोग शोक हैं, सबका जो कि शमन हो जाता है। और एक बार जो भी भगवती अलकनंदा और मंदाकिनी के जल का आचमन करता है वो जो है कि आंतरिक और बाह्य जो है कि शुद्ध हो जाता है। संगम के पानी में डुबकी लगाने के बाद भक्त चामुंडा माता के दर पर जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि आप यहाँ संगम पर आए हैं, रुद्रप्रयाग आए हैं, तो यहाँ के जल से खुद को सिक्त जरूर कर लें। और इस जल से सिक्त करते हैं तो हम भी दोनों नदियों को, धार्मिक नदियों को प्रणाम करते हुए, इस जल से खुद को सिक्त करते हुए और आगे चलते हैं। आपको लेकर चलते हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद रुद्रप्रयाग की गलियों में, सड़कों पर, रेल मार्ग पर भी ले चलेंगे। चलिए आइए। ठीक आप देखेंगे तो नीचे संगम से ऊपर जब आप आते हैं तो आपको ये मंदिर दिखाई देता है। ये चामुंडा माता का मंदिर है। कहते हैं इस घाट की माता है और मैया कहते हैं, घाट की मैया इन माता को बोलते हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ आपको शिव का स्थान मिलेगा वहाँ देवी का स्थान ज़रूर होता है, माता का मंदिर ज़रूर होता है। और ऐसे ही ये माता का स्थान है जहाँ पर नीचे संगम में स्नान करने के बाद लोग आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं माता का और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आरती भी लेते हैं। तो मैया यहाँ बैठी हुई हैं। मैया ज़रा हमें आरती भी दे दीजिए। आरती भी हम
धर्म की नगरी में सियासी सवाल पर मंदिर के पुजारी की ये सोच काफी अहमियत रखती है। माता जी, आप इसी मंदिर में रहती हैं? हाँ, मैं यही रहती हूँ। यहीं रहती हैं? दिन रात सुबह शाम? अब दिन में तो बंद कर दूंगी, तो शरीर नहीं है ना। हाँ, अब नहीं बैठ पा। माता जी वोट भी डालती हैं? हाँ हाँ, वोट डालती हैं? हाँ। किसका इस बार लग रहा है कि आपके उत्तराखंड में कौन सा नेता अच्छा लगता है, कौन सी पार्टी? मेरे को तो ये सूरी है, यहाँ ये सुरेंद्र है, शिताब सिंह का लड़का सुरेंद्र अंतर्रावत है साइटो, सब उसी की करामात है। मंदिर भी जागता कर रखा है। यहाँ जो ये काम करवा रहा सुरेंद्र कर रहा, नगर पालिका में मेंबर है वो, उसके बराबर नेता मेरे को सब ऐसे ही है बाबा, सब ठीक है, सब एक रोटी कमाए खाए घर बनाए अपने ठाट बाटों से रहे। ठीक है, तो इन मैया का आशीर्वाद तो एक नेता के साथ है जो स्थानीय नेता है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस देवस्थान, इस भूमि को लेकर और जो मान्यताएं हैं वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप बगल में देखेंगे एक और मंदिर है, शिव यहाँ पर मूर्ति शिव की रखी गई है, नंदी हैं और नारद हाथ में वीणा लिए, क्योंकि यही तपस्या की और यहीं पर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। और माता भी यहाँ पर मौजूद है, माता की मूर्ति भी यहाँ पर है। अब ऊपर चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं ऊपर, और देखिए यहाँ पर भी एक बड़ी सी घंटी है और इसको बजाते हुए जो भक्त हैं वो ऊपर जाते हैं। तो हम भी इस घंटी को बजाकर अब चलते हैं रुद्रनाथ के मंदिर में, जहाँ के लिए बड़ी मान्यता है। लोग आते हैं यहाँ संगम में स्नान करके ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए। मां चामुंडा के दर्शन के बाद भक्तों का अगला पड़ाव रुद्रनाथ के दर पर होता है। रुद्रप्रयाग में संगम से स्नान करने के बाद करीब 100 सीढ़ियां हैं, जिसे चढ़कर आप पहुंचते हैं श्री रुद्रनाथ जी के प्राचीन मंदिर और देवर्षि नारद जी की तपोभूमि पर, जहां लिखा हुआ है कि देखिए ऊपर है आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए हम भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लगभग 100 सीढ़ियां चढ़कर भक्त रुद्रनाथ के दर पर पहुंचते हैं। कहते हैं कि रुद्रनाथ के दरबार में भक्तों की मनोकामना खाली नहीं जाती। ये देवभूमि है, देवस्थान है, तो दुनिया भर से भक्त यहाँ पर आते हैं। अब रुद्रनाथ जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं रुद्रप्रयाग की गलियों में, सड़कों पर चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, यहाँ पर जो लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है, ख़ास तौर से क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं टटोलने की, जानने की कि धार्मिक और राजनीतिक संगम क्या एक नया बयार इस प्रदेश में बहाने वाली है, तो उस पर लोगों का विचार क्या है। चलिए। रुद्रप्रयाग के कण कण में भगवान शिव का वास है। न सिर्फ कुदरती खूबसूरती बल्कि महाकाल की लीलाओं के नए नए आख्यान भी यहाँ जानने को मिलते हैं। रुद्रप्रयाग में ही है कोटेश्वर महादेव का मंदिर और वो गुफा भी, जहां इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस स्थान की खासियत क्या है। ये अलकनंदा नदी है जो यहां से बहती है। कहते हैं कि सावन के महीने में अलकनंदा नदी ऊपर तक आती है, यानी कि पहले आप देखिए इसकी गहराई, अभी जो फिलहाल इसका जलस्तर है वो कितना नीचे है, लेकिन हर साल अलकनंदा नदी का पानी ऊपर तक आता है और बाबा के पांव पखारता है। और इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि जब पांडव यहाँ आए थे, स्वर्ग के रास्ते में थे वो, तो यहाँ पर आए थे और ये जो गुफा आप देख रहे हैं, इस गुफा में उन्होंने ध्यान लगाया था। रुद्रप्रयाग की सियासी बयार में विकास की भी खूब चर्चा है। रेल परियोजना का काम यहाँ जोर शोर से चल रहा है, लेकिन धर्म की नगरी में क्या नेताओं को इससे फायदा होगा? नेगी साहब, आप लोग पिछले कुछ दिनों से काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग धरने पर बैठे हुए थे। अब हमें पता लगा है कि मांगे आपकी मान ली गई हैं। अब क्या करने वाले हैं आप लोग? हमारा कहना यह है कि जब तक हमारा नीचे से पदाधिकारी जो यहाँ से गए थे देहरादून में, तो वो लोग नहीं पहुँच पाते हैं। और जो हमें लेबर कमिश्नर साहब ने लिखित में दिया है कि जो लोग हम लोग बाहर और हैं 24 आदमी कंपनी अंदर नहीं ले लेती है, तब तक जो अभी हम लोग कुछ बात करने को राजी नहीं। एक चीज बताइए कि ये जो परियोजना है, इससे न सिर्फ आप लोगों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि इससे बहुत फायदा आने वाले वक्त में भी होने वाला है, तो काम बंद करना तो कोई फायदेमंद बात है नहीं? नहीं सर, सही है सर। काम बंद कर रहे, हम रेलवे का प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी मांगे, जो वर्कर के, एक मजदूर की न्यूनतम मांगे हैं जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, उसके लिए ये आंदोलन है। हमारे
न सरकार से लड़ाई है न किसी से लड़ाई है। परियोजना से खुश हैं? परियोजना से हमें खुश हैं आप लोग? परियोजना से खुश हैं क्या आप लोग? हाँ बताइए, क्या क्या मांगे? तो वर्करों का शोषण कर रही है, जो चीज़ें यहाँ पे वर्करों को न्यूनतम मानदेय केंद्र सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए वो वर्कर अपना मजदूर उस पे है, स्ट्राइक पे है। उसके अलावा ना हमारा यहाँ पे किसी का ध्येय है कि रेलवे का प्रोजेक्ट रोकना है या परियोजना के कोई बाधा पहुंचानी है, इसमें कोई नहीं। को मैं ये कहना चाहता हूँ, हमको चुनाव से किसी से कोई मतलब नहीं, मंत्री से कोई मतलब नहीं। हमारा अपने जो वर्कर लोग हैं बाहर से आए हुए हैं, हमारा केवल एक ही मांग है, जो हमारी मांगे हैं वो शर्तें हैं पूरी करें। हम काम करने के लिए अभी भी तैयार हैं, अगर अभी भी हमको काम करने के लिए बुलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि जैसा कि हमारी जानकारी है देहरादून में जो आपके तमाम अधिकारी थे आपके संगठन के, वो लोग पहुंचे थे, मांग इनकी मान ली गई है और जहां तक जानकारी है अब काम भी दोबारा शुरू हो जाएगा। एक बड़ी परियोजना है, तो इस परियोजना के बारे में अब मैं आपको जानकारी देने के लिए सीधे उस जगह पर ले चलता हूं जहां पर यह काम चल रहा है और ये काम आगे तेजी से बढ़े ताकि उत्तराखंड को इसका फायदा मिले, ताकि बाहर से जो लोग यहाँ पर्यटक आते हैं या यात्री आते हैं, जो भक्त हैं शिव के बाबा के, वो आते हैं यहाँ पर, जो चारधाम की यात्रा पर आते हैं, उन लोगों को भी सहूलियत हो। लेकिन योजना क्या है आइए आपको दिखाते हैं। सर मैं जरा चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये जो परियोजना है, इतनी बड़ी परियोजना है उत्तराखंड को लेकर, ये क्या परियोजना है? अभी जिस साइट पर हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर क्या काम चल रहा है, क्या होगा? ये ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की ये आपका बहुत ही, इसके अलावा चारधाम के अलावा इसका सामरिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये यहाँ से आगे आपका चाइना बॉर्डर और ये उससे लगा हुआ है, तो इसका सामरिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको पीएमओ ऑफिस से इसका मॉनिटरिंग हो रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश है। इसीलिए इसको अलग अलग डिफरेंट पैकेजेस में बांटा गया है। कितने पैकेजेस हैं सर? ये पैकेज 1 to 9, तो उसमें अलग अलग पैकेज हैं। कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? कब लोग पहाड़ों में सुरंगों से होते हुए आएंगे, रेल का सफ़र करते हुए उत्तराखंड के अलग अलग धार्मिक स्थानों पर? अलग अलग पैकेज का अलग अलग ड्यूरेशन होगा, लेकिन 2025 फरवरी तक का हमारा 54 मंथ्स का ये पैकेज 7B है, तो इसका ड्यूरेशन है। तो ये फरवरी 2025 तक हमें कंप्लीट करना है। सुप्रीम कोर्ट के लोगों में अशोक चक्र बना हुआ है। इसके नीचे संस्कृत में एक श्लोक है, यतो धर्मः ततो जयः, मतलब जहां धर्म है वहीं जय है, यानी जीत है। लेकिन क्या धर्म की सियासत करने वाले और इसे इनकार करने वाले इसका सही मतलब समझते हैं? रुद्रप्रयाग की जनता की सियासी समझ क्या कहती है? एक चीज बताइए कि धर्म और राजनीति दोनों की बात हो रही है ना? क्योंकि धार्मिक स्थान है यहाँ पर केदारनाथ का, तो प्रधानमंत्री वहाँ आते हैं तो विकास के लिए कई प्रोजेक्ट हैं उनके पास, उसकी बातें करते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि ये सब जो है काम आएगा उत्तराखंड के लोगों के? धार्मिक स्थान, हाँ। हम लोग घूम रहे हैं उत्तराखंड में और देखिए क्योंकि चुनाव आने वाला है तो बातें चुनाव की तो होती हैं, लेकिन दो बातें हैं। एक तो ये धर्म नगरी है, लोग यहाँ दर्शन करने के लिए भी आते हैं बाबा का, साथ ही पर्यटन के लिए भी बड़ा क्षेत्र है, ये बाजार का इलाका है, दुकानें चमाचम चमक रही हैं। लेकिन पार्टी कौन सी चमक रही है और नेता कौन सा चमकदार है? नेता सारे चमकदार है, मुख्यमंत्री चमकदार तो है ही भाई। अभी जो ये युवा मुख्यमंत्री हैं इस समय, हाँ ठीक है। ठीक है, ये तो कई मुख्यमंत्री बदल गए 5 साल में। हाँ नहीं बदल गए, मैं अभी इन्हें देख रहे हैं, ये फिलहाल तो हमें ठीक ही लग रहे हैं। ठीक लग रहे हैं। हाँ। केदारनाथ में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है उसका कितना असर है? उसका असर तो बढ़िया ही है। उससे रोजगार क्या लोगों को मिला है? रोजगार का तो आजकल ऐसे ही चल रहा है, मगर ये उससे जब यात्रा चले तभी रोजगार है उसका। यात्रा चले तो हाँ रोजगार है। बात चलिए ठीक है, 6 महीने जो है कम से कम यात्रा चलती है तो उसमें रोजगार काफ़ी होता है और 6 महीने लोग केदार से नीचे उतर कर आ जाते हैं। आइए यहाँ देखिए, ये मोबाइल की दुकान है और ये दुकानदारी तो आजकल खूब चमक रही है। अच्छा चल रहा है जी सर? बढ़िया चल रहा है, जबरदस्त। ठंड है थोड़ी सी है, लेकिन माहौल तो गर्म है क्योंकि चुनावी माहौल है, तो माहौल हमेशा गर्म हो जाता है जब चुनाव का होता है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि
एक तरफ धार्मिक राजनीति भी हो रही है, एक राजनीति में भी धर्म है, तो ये सब क्या लग रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है कुछ कि नेता जो बोलते हैं करते हैं, विकास हो रहा है प्रदेश में कि नहीं हो रहा है? सरकार यही अच्छी है या कोई दूसरी अच्छी हो सकती है? सरकार चेंज होनी चाहिए सर, इस बार चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप लोग? इस बार नया चेहरा चाहते हैं। आप बताइए। नई सरकार, बिल्कुल बिल्कुल साहब, नई सरकार। आपसे मैं बात करूं, लेकिन उससे पहले समोसे का स्वाद बताइए कैसा है? लाजवाब। लाजवाब है। कैसा है? बहुत बढ़िया। अच्छा है? बहुत जबरदस्त। सरकार का स्वाद कैसा है? सरकार का स्वाद भी ठीक है, पर कुछ चीज़ों में लोगों को स्वाद आ जाता है, कुछ में नहीं आता है। स्थिति है। जैसे आप किस सब्जेक्ट में बोलना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जो काम किया है 5 साल में, सड़कें बनी हैं, परियोजनाएं आई हैं, केदारनाथ में जो विकास का या डेवलपमेंट का काम हुआ है, जीर्णोद्धार का काम हुआ है, और बाकी प्रदेश में जो कुछ हुआ है, उस सब को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार तो कोई भी आए, विकास तो होगा ही, विकास तो रुकना नहीं है। जैसे महंगाई नहीं रुकेगी, वैसे विकास भी नहीं रुकेगा, बढ़ता रहेगा। हाँ, अगर केदारनाथ की बात करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के बार बार केदारनाथ आने से कहीं ना कहीं जो है हमारे रुद्रप्रयाग जिले का जो है, हमारी रुद्रप्रयाग जिले की यात्रा बढ़ी है, और इसका फायदा प्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यापारियों को मिला है। महात्मा गांधी कहा करते थे, जो दूसरों का दर्द समझता है वही धार्मिक है। क्या धर्म की नगरी रुद्रप्रयाग में सियासतदान जनता के दर्द को समझते हैं? देवभूमि के पहाड़ों में बाबा केदार और रुद्रप्रयाग में बहती सियासी हवा का रुख समझने और परखने के बाद हम फिर मिलेंगे अपने अगले पड़ाव पर, धर्म और राजनीति के सवालों के साथ, केदार टू काशी के सफर पर।